अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। आज की क्लास चांद रात है। सही है भाई। वो बात अलग है कि चांद रात के बाद जो ईद है उसका आपको कुछ खास इंतजार नहीं है, लेकिन आज की क्लास वो क्लास है जिस क्लास के लिए हम लोग पिछले 6-8 महीनों से 9 महीनों से मेहनत कर रहे हैं। सही है बेटा। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आज हम लोग पूरा एक ईयरली पास पेपर अक्टूबर नवंबर 2025 P21 सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपका Q&A होगा इस पेपर से रिलेटेड। एंड फिर मैं थोड़ा सा एक तसल्ली सेशन नाम की एक चीज़ होती है वो कर लेंगे कि भाई थोड़ी सी तसल्ली दे दूंगा, थोड़ी सी टिप्स बता दूंगा कि भाई दीज आर द वेज थ्रू विच यू फॉलो एंड चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उससे। ठीक है बेटा। एंड चलो शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने कैलकुलेटर वाली स्क्रीन पर। एंड दिस पेपर एज यू कैन सी इज आर पेपर 2 अक्टूबर नवंबर 2025 P21। 1 घंटा 45 मिनट का पेपर है, लेकिन हम इंशाल्लाह 1 घंटा 20 1 घंटा 25 मिनट में कर लेंगे। ठीक है बेटा। 80 मार्क्स का पेपर है। मेक श्योर आप ये पढ़ें कि आपके पेपर में लिखा हुआ हो 20 पेजेस हैं, 20 पेजेस ही हो। कोई पेज मिस या मिस प्रिंटिंग है तो भाई इन्विजिलेटर के गले पे लटक जाना। ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव। पहला क्वेश्चन हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, टाइम राइट नाउ इज 8:05। ठीक है बेटा। कार इज एट रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। टाइम t equals to 0, the car begins to accelerate। सही है भाई साहब। Figure shows the momentum of the car varies with time। ओके, मोमेंटम वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। तो एज यू कैन सी दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम यहां से यहां तक मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, और यहां से यहां तक मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है बट नॉन यूनिफॉर्मली, पहले के मुकाबले में कम। और यहां से यहां तक हम क्या देख रहे हैं? मोमेंटम इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा। चलें। यूज फिगर 1.1 टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 1.5 सेकंड्स ऑफ द मोशन। ओके, 1.5 सेकंड यानी 1.5 सेकंड आ रहे हैं बेटा यहां पर। ठीक है। और 1.5 सेकंड का कोऑर्डिनेट है ये। तो बेटा 1.5 सेकंड पे हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है, देख लेते हैं। दिस इज आई थिंक 18,000। नो, आई एम श्योर 18,000। ठीक है। तो ये 18,000 आ रहा है। ठीक है। एंड मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? फोर्स। तो बेटा क्या होगा हमारे पास? रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इत्तेफाक की बात है ग्राफ का ग्रेडियंट है। ठीक है बेटा। तो क्या होगा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मेक श्योर आपके पास यूनिट गलत ना पुट करें। ऐसा यूनिट्स हैं तो आंसर ऐसा यूनिट न्यूटन में ही आएगा। लेट्स कैलकुलेट व्हाट वी आर गेटिंग एज एन आंसर। तो ख़वातीनो हज़रात, हमारे पास 18,000 डिवाइड बाय 1.5। ओए, अच्छा, 12,000। तो आंसर इज 12,000 न्यूटन। ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब इस पार्ट की वर्किंग हमारे पास 1 मार्क दे रही है आपको। ठीक है बेटा। एंड ये हमारे पास सेकंड मार्क की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा। सो यस। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। आई नीड टू सी वन थिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास डिस्कशन आ रहा है मैथ ऑफ कार हैज एम। कार का मैथ एम है। When the momentum of the car is p, kinetic energy is ek। Show that ek बराबर है p स्क्वायर अपॉन 2m। वाओ, ये चीज तो हम ए लेवल्स में करवाते हैं, तो अच्छी बात है हम लोग ये देख रहे हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं किसके बराबर होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, मैथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा दूँ,
मैथमेटिक्स कहती है बैलेंस करो, सही बेटा। तो अगर मैथ्स मल्टीप्लाई करवा रहे हो, मैथ्स को डिवाइड भी करवाओ। इन दैट वे हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा बेटा, ई के बराबर हो जाएगा 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। 1 एम स्क्वायर वी स्क्वायर को आप होल स्क्वायर कर दो और 2m कर दो। एंड बेटा m इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। तो बेटा आपने इस तरह प्रूव कर दिया काइनेटिक एनर्जी इज स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ओवर 2 टाइम्स मास। तो इट्स नथिंग डिफिकल्ट। हमने सिर्फ क्या किया बेटा, इस m को m स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करवा दिया, दैट्स हाउ वी गॉट आवर आंसर। ओके, ये ए लेवल्स में बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वैसे। At 6 seconds, kinetic energy of the car is this. Okay. Use figure 1.1 to determine the momentum of the car at 6 seconds. Use the equation in B and mass M to determine the mass of the car. Okay. ऊपर ये वाली जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करके मैथ निकालना है। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, ठीक है बेटा। और मोमेंटम हम ऊपर ग्राफ से देख लेंगे 6 सेकंड्स पे। तो 6 सेकंड हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, विच इज अ कांस्टेंट मोमेंटम। एंड कांस्टेंट मोमेंटम की वैल्यू क्या है बेटा, 39,000, ठीक है बेटा। 6 सेकंड पे ये कांस्टेंट मोमेंटम वाला एरिया है, ठीक है बेटा। तो 6 सेकंड पे हमारे पास मोमेंटम क्या है, 39,000 न्यूटन सेकंड एट 6 सेकंड्स, ठीक है बेटा। ई के बराबर है पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो m किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 ई के। लेट्स पुट द वैल्यू, 39,000 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स सॉरी। अच्छा यहाँ पे मोमेंटम भी आपको 1 मार्क दे रहा है, वाह सही है बेटा। मैथ्स हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स कैलकुलेट। 39,000 square upon 2 multiplied by 2.4 exponent 5. We are getting an answer of 1408.3, यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर पे ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, 1400, ठीक है बेटा। तो इन शॉर्ट 3 कलर 3 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्ट। लेट्स मूव अहेड। हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ 8-11 पे, ठीक है बेटा। वेरी गुड क्वेश्चन, 8 मार्क्स दिए इस सवाल ने। 10% ऑफ द पेपर 8 मार्क्स होते हैं बेटा। एंड हमने 6 मिनट में ये सवाल सॉल्व किया है। Q&A एंड में होगा बेटा। ना बेटा आगे बढ़ते हैं। इन अ फैक्ट्री इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू लिफ्ट बॉक्सेस एज शोन इन फिगर 2.1। सही है भाई साहब। Boxes are placed in cage and motor wind the cable around the cylinder to lift the cage। सही है बेटा। मोटर जो है ये इस केबल को वाइंड कर रही है ताकि ये केज जो है ऊपर लिफ्ट हो सके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स इज 37 kg एंड दे आर लिफ्टेड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 13 मीटर। ओके अब बेटा ये चीज़ वैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आज चांद रात है मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ये मैथ और ये हाइट क्वांटिटीज को लेबल करो ताकि वो आपकी आंखों के सामने नाच रही हो, ठीक है बेटा। एंड टोटल वेट पूछ रहा है, तो टोटल मैथ पता है, W इक्वल्स टू mg, मैथ 37, ग्रेविटी ओ लेवल आई GCSE के लिए 9.8, 37 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 362.6। टू सिग्निफिकेंट फिगर में हमें क्या लिखना होगा, 360। अब बोल रहा है यूजफुल वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉक्स टू द स्टोरेज एरिया। बेटा लिफ्टिंग द बॉक्स कौन सा एक्सेस है, वर्टिकल एक्सेस है। एंड लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकल एक्सेस है, तो वर्टिकल एक्सेस पे एक ही फोर्स लगती है, वेट। तो वर्क हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, या तो आप वर्क को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कर दो,
या तो आप वर्क को एफ इंटू डी रखो और एफ की जगह वेट रख दो, बात वही है। सही है बेटा। तो मैंने आपको बताया था वर्क कैन बी रिप्लेस विद एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस की बात हो रही है, ग्रेविटी की बात हो रही है, तो हम वर्क को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर रहे हैं, mgh। मास इज, बल्कि वेट हमने पूरा निकाला हुआ है 360। इस पूरे की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू रख दी, और हाइट हमें पता है बेटा कितनी, 13। सही बेटा, 360 मल्टीप्लाई बाय 13, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 4680। टू सिग्निफिकेंट फिगर 4700। ठीक है बेटा। अब अक्सर बच्चा सवाल पूछता है कि क्या सर जरूरी है दो सिग्निफिकेंट फिगर? नॉट नेसेसरी, आप 3 पे लिख दो, आप 4 पे लिख दो, बट एग्जामिनर को 2 पसंद है, और आपके लिए मजबूरी समझ लें, ज़रूरत समझ लें, आपने एग्जामिनर की पसंद को फॉलो करना है, वरना एग्जामिनर आपके साथ जो करेगा वो शायद आपको पसंद ना आए। सही है। तो ऐसा नहीं है कि वो मार्क डिडक्ट करेगा, बट एग्जामिनर को खुश रखो। सही है बेटा। टू सिग्निफिकेंट फिगर, द ईएमएफ ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ द मोटर इज 230 वोल्ट। सही है भाई साहब। एंड मोटर करंट इन द मोटर इज 5.6 एम्पियर। तो बेटा वोल्टेज पता है, करंट पता है। सही है। It takes 11 seconds for the motor to lift the cage and boxes to the storage area. सही है। Calculate the total energy transferred electrically to the motor in 11 seconds. बेटा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है IV, और T ऐसे ही रखेगा। तो पावर, करंट हमें पता है 5.6, वोल्टेज है 230 और टाइम है 11 सेकेंड्स। तो 5.6 multiplied by 230 multiplied by 11, 14168, यानी 14000 जूल्स की एनर्जी आपके पास आ रही है। अब एग्जामिनर को एक और चीज पसंद है, दैट यू शुड राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगेन आपकी मर्जी है, आप कैसे लिखना चाहते हैं। बहुत बड़ा जवाब आ रहा है तब तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, इधर वी राइट 14,000 और 1.4 एक्सपोनेंट 4। कह रहा है परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग प्रोसेस निकालें। परसेंटेज एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी का जो भी आंसर आएगा उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और व्हाट इज द आंसर ऑफ फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी है एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। सही बेटा। तो व्हाट डू वी हैव, हमसे क्या बात हो रही है? एनर्जी इनपुट तो हम लोगों ने निकाल दी है, ठीक है बेटा। और एनर्जी आउटपुट क्या होगी? एनर्जी आउटपुट हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। सही बेटा। तो एनर्जी इनपुट हमारे पास है, एनर्जी आउटपुट हमने ऊपर निकाली थी यूजफुल वर्क डन की सूरत में 4700, और 4700 था, 1000 था, 4700 है। ओके। एंड एनर्जी गिवन हमारे पास 14,000 आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 100। लेट्स सी क्या आंसर बनता है इसका। 4700 which is the output energy and 14,000 which is the input energy. We are getting an answer of what? Multiply by 100 भी करो, 33.57, यानी अराउंड 34% आपको मिल रहा है आंसर। 33-34% आपको आंसर मिल रहा है। 1 मार्क का ही है तो मैं पूरा एक ही कलर से कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। नाउ आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द एनर्जी transferred by the motor during the lifting process is not transferred usually. State two reasons why efficiency of the lifting process is less than 100%. बेटा efficiency lifting process की 100% से कम क्यों है? पहली चीज तो हमारे पास ये है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मोटर वर्क कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ज़ाया हो रही है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में ज़ाया हो रही है। तो क्या होगा बेटा? सम एनर्जी
is lost in work done against friction. Some energy is lost as heat in electric motor. सही है बेटा. And that is how we are done with one more 8 marker question at 8:19. And we started this question, I think, at 8:11. ये सॉल्व तो किया था अभी, कहाँ गया ये भाई साहब. या वी स्टार्टेड एट 8:11 और हमारे पास ये सवाल ख़त्म हुआ है 8:19, यानी 8 मिनट में हमने ये सवाल सॉल्व किया. ओके, तो हमारे पास अब आ रहा है तीसरा सवाल 8:20 पे. Figure 3.1 shows a small block of ice at 0 degrees and a plastic cup that contains 0.24 kg of water. Okay बेटा, क्या कह रहे हैं? Initial temperature of water in the cup is this. Okay, क्या क्या पता है बेटा? हमारे पास आइस का टेम्परेचर पता है और हमें मास ऑफ वाटर पता है. ठीक है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर पता है. Block of ice is dropped into the water. सही है. Describe in terms of molecules how energy is transferred by conduction from water to ice. तो बेटा, कंडक्शन के थ्रू हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? ये क्या बदतमीजी है? ओके, नाउ इट्स ओके. हमदा, आई गेस आपने इसीलिए हैंड रेज किया था. ओके, तो हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन फ्रॉम वाटर टू आइस. तो बेटा, कंडक्शन होती है सॉलिड्स में एंड कंडक्शन इज बेस्ट डन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन. बट नीदर वाटर नॉर आइस हैज फ्री इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स हमें कंडक्शन के बारे में बात करनी होगी इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन. ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मेक्स contact with ice molecules. सही भाई. पहला पॉइंट तो हमने कह दिया कि पानी के मॉलिक्यूल ने आइस के मॉलिक्यूल से कांटेक्ट बनाया है क्योंकि कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है. ठीक है बेटा, कॉमा, मॉलिक्यूल ऑफ आइस रिसीव हीट फ्रॉम वाटर and starts vibrating vigorously and transfer heat hot to cold end. मेक श्योर आप फ्री इलेक्ट्रॉन की बात ना करें यहाँ पे क्योंकि आइस वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते. दिस इज हाउ वी राइट द आंसर अगेंस्ट 2 मार्क्स. All ice melts at equilibrium and temperature of water in the cup is 6 डिग्री सेल्सियस. बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आइस और पानी दोनों का कुल मिला के टेम्परेचर 6 डिग्रीज हो गया. Specific capacity of water is this. Calculate the energy transferred from 0.24 kg water as it cools. ओके बेटा, वाटर की बात हो रही है तो E इक्वल्स टू mc डेल्टा टी. मास ऑफ वाटर है 0.24. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है बेटा? 4200. बेटा, वाटर का चेंज इन टेम्परेचर क्या है? वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 22 और अब वाटर का टेम्परेचर क्या है? 6. ठीक है बेटा, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर था 22, अब टेम्परेचर है वाटर का 6. अब तो पूरे सॉल्यूशन का टेम्परेचर 6 है. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.24 मल्टीप्लाई बाय 4200 मल्टीप्लाई बाय 22 माइनस 6. ब्रैकेट्स का ख्याल रखा करें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में. 16128 16128 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁴ लिख दें या फिर आप इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखें 16,000. ठीक है बेटा, बात एक ही है. ओके, describe how molecular structure of water at 6 degrees
differs from the molecular structure of ice at 0 डिग्री। भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसी रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होते हैं, जबकि आइस के मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास अरेंज होते हैं रेगुलर मैनर में। 2 मार्क्स है ना, 2 डिफरेंसेस बताएंगे, सही बेटा। मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस आर अरेंज्ड regularly while water molecules are water molecules have no regular order, ठीक है, या no regular arrangement will be good। 1 मार्क। सेकेंड मार्क हम क्या लिखेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस आर टाइटली पैक्ड, क्योंकि सॉलिड है, while molecules of water slide over each other या move past each other। तो ये बेटा दैट इज हाउ हमने ये 2 मार्क का सवाल का जवाब कंपैरिजन में दे दिया। अब देखें बेटा क्या कह रहे हैं। प्लास्टिक कप कंटेनिंग 6 डिग्री सेल्सियस इज लेफ्ट इन अ रूम वेयर द रूम टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। सही है भाई। जो प्लास्टिक कप जिसमें वाटर और आइस का मिक्सचर था उसे रूम में छोड़ दिया और रूम का टेम्परेचर क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस। लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर ठंडे पानी को रूम में रखा तो क्या होगा, हम कहते हैं ठंडा पानी गर्म हो गया, लेकिन एक्चुअली फिजिक्स क्या कहती है, ठंडा पानी रूम के टेम्परेचर के ऊपर आ गया। सही बेटा। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कप राइजेस स्लोली टू रूम टेम्परेचर व्हेन द वाटर at 6 degrees Celsius left in a metal cup, the temperature of water rises to room temperature more quickly. Why temperature of water in cup returns to room temperature more quickly when cup is made up of metal? आसान तरीके से समझाता हूँ। पानी गर्मियों में अक्सर लोगों को मेटल के ग्लास में पीना पसंद है, क्योंकि जब ग्लास होल्ड करते हैं ना, हाथ भी ठंडा होता है और फील आती है कि यार हम ठंडा पानी पी रहे हैं। तो वो जो फील आपको ठंडेपन की आ रही है वो क्या है, आपकी बॉडी उसे अपनी हीट एनर्जी लूज कर रही है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, योर बॉडी इज हॉट एंड द वाटर इज कोल्ड, तो आपकी बॉडी से हीट जा रही है ठंडे पानी पे, दैट इज वाई यू फील कूल। यही काम आप प्लास्टिक के ग्लास में करो, वो फील नहीं आएगी कि ठंडा पानी पी रहे हैं। तो बेटा मेटल्स फास्टर हीट एनर्जी लॉस करवाएगा टू द सराउंडिंग, ठीक है बेटा। तो क्या बोलेंगे, एज मेटल is good conductor of heat, so heat flows faster in metal than plastic cup, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जवाब हो गया। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 8:27 and we started this question at when, यार ये क्या तू क्यों तंग कर रहा है, 7 मिनट्स, समझ में आ गया है। ओके, figure 4.1 shows rays of light striking the left hand surface of the thin glass of converging lens। सही है भाई साहब। And we started this at, by the way, 8:28। Explain why a ray refracts and changes direction as it enters the glass। सही है भाई। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है ग्लास के मुकाबले में, ठीक है बेटा, तो रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, देखें, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन ग्लास। सही है बेटा, लाइट हमारे पास एयर के मुकाबले में ग्लास में फास्टर ट्रेवल करेगी, ठीक है बेटा।
So change in speed occur due to change in medium, hence light changes डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में लिख दिएगा रिफ्रैक्शन। सही है बेटा। Explain what is meant by principal focus. The length between ऑप्टिकल सेंटर का एक और नाम है ज्योमेट्रिकल सेंटर, एंड फोकल पॉइंट, बल्कि प्रिंसिपल फोकल पॉइंट ही पूछ रहा है, एक मिनट, फोकल लेंथ नीचे पूछ रहा है। तो फोकल पॉइंट की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all rays of light converge is called focal point। सही बेटा। तो ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, एंड कभी कभार ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होता है। ठीक है बेटा। तो अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल रेज कन्वर्ज इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ क्या है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई फोकल लेंथ की, वेरी कॉमनली आस्क्ड डेफिनेशन। आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे? ऑब्जेक्ट ओ of height 1.8 centimeter is placed at 2.2 centimeter to the left of the center of the lens। सही है। It's a full scale diagram that shows converging lens, its principal axis and two focal point f1 and f2। सही है बेटा। Good notes, it's not behaving as good notes। आज तंग कर रहा है गुड नोट्स हमें। ओके बेटा, ऑन फिगर 4.2 draw an arrow to represent height and position of object O। arrow should start on the principal axis। ना भी बताता है बात, हमें पता है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला के एरो बनाएंगे। बेटा क्या बताया हमें? एरो हमारे पास कितना दूर है बेटा? हाइट 1.8 है और 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, और बताया फुल स्केल डायग्राम है। बेटा फुल स्केल डायग्राम का मतलब क्या होता है? आपके पास फुल स्केल डायग्राम का मतलब है ये जो ग्रिड है ना, ये 1 by 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है। सही है बेटा। इन दैट वे अगर मुझे हाइट 1.8 सेंटीमीटर रखनी है तो हाइट कितनी होगी बेटा? 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 होगा ये। सही है। एंड दूसरी बात क्या कही है हमसे? दूसरी बात कही है हमसे कि हमें कितनी दूर रखना है? लेट मी चेक। 2.2। तो बेटा देखें, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। दैट इज हाउ वी हैव ड्रॉन आर एरो विच इज बिहेविंग एज ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। तो हमने 2.2 सेंटीमीटर की दूरी पे 1.8 सेंटीमीटर का एक वेक्टर एरो बना दिया। एरो बना दिया। कह रहे हैं बेटा ऑन फिगर 4.2 draw two rays from the tip of the arrow in C1 to locate the position of the tip of the image I of object O। बेटा ये ऑब्जेक्ट O है, सही है, इसकी इमेज बनानी है। लेट्स अप्लाई। One ray of light is parallel to the principal axis, it always passes through focal point। मुझे लगता है ये मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है। By the way, I'm sure about it। लगता नहीं है मुझे।
तो बेटा ये हमारे पास दूसरा रूल हो गया, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द लेंस से पास होती है तो सीधा निकल जाती है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। तो जब ये सिनेरियो आता है तो जहां से रेत आ रही है हम उन्हें वहीं पर एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखें बेटा कैसे होगी एक्सटेंड, हम इस रे को यूं एक्सटेंड कर देंगे एंड हम इस रे को यूं एक्सटेंड कर देंगे और होंगी एक्सटेंड। ओके, in that way we are getting an answer of this point where the image is। सही बेटा। तो एक मिनट रुकिएगा, ये यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो दैट इज वेयर द इमेज इज फॉर्मिंग, और इमेज की टिप को हमने आई बोल दिया, ठीक है बेटा। ये आस्क फॉर द टिप ना, टिप ऑफ द इमेज, हाँ सही है। टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट को ओ बोला था, टिप ऑफ द इमेज आई बोली है, ठीक है बेटा। दैट इज हाउ वी हैव ड्रॉन आवर डायग्राम बहुत खूबसूरती के साथ। ड्रॉ एन एरो टू रिप्रेजेंट इमेज आई ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, लेबल द इमेज आई कर चुके हैं बेटा हम लोग, इमेज को आई लेबल कर चुके हैं। तो ये आई इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, नीचे ही लिख दें ज़्यादा बेटर है। ओके, whether the image I of object O is real or virtual, explain your answer। बेटा virtual है, virtual image सही है बेटा। virtual image क्यों है बेटा, virtual image इसलिए है because it's not forming on screen, आसान लफ्जों में, as it will not form on screen। तो वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती, रियल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है, सही बेटा। या इमेज अपराइट है, वर्चुअल लिख दो इसलिए। इन्वर्टेड इमेज रियल होती है, अपराइट इमेज वर्चुअल होती है। दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस लाइट क्वेश्चन, आई मीन लाइट टॉपिक क्वेश्चन एट 8:36। अच्छा सवाल था, बड़ा सवाल था, और हमने सिर्फ 8 मिनट में इस सवाल को कंप्लीट किया है। सो 10 मार्कर क्वेश्चन, वाओ। अच्छा भाई, iron beaker contains liquid X on the bench in a laboratory। Liquid X begins to evaporate slowly। Why the evaporation causes the temperature of liquid to decrease? मॉलिक्यूल सरफेस पे जो होते हैं वो हीट रिसीव करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग, they become energetic, hotter, they leave the surface of the liquid। भाई hotter molecule चले गए, कौन बचा, colder molecule। that is why evaporation gives us cooling effect। सही बेटा, molecules at the surface receive heat, comma, becomes more energetic, and more energetic के साथ ब्रैकेट में लिख देना आप hotter, and leave the surface of liquid, leaving less energetic, ब्रैकेट में लिख देना, colder molecules behind। तो temperature of liquid falls। सही है ख़वातीन और हज़रात। अरे क्या बात है, आज भी 94 बच्चे आए हुए हैं, क्या बात है यार। दिस इज द स्पिरिट IGCSE वालों, पेपर भले ही थोड़ा लेट है, तैयारी में कमी ना है। आयरन बीकर कंटेन्स लिक्विड X is placed on an induction heater as shown। सही है भाई साहब, इंडक्शन हीटर
आपको गिवन है द इंडक्शन हीटर कंटेन्स कॉइल वायर इन विच देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द कॉइल जनरेट करंट इन द बेस ऑफ द आयरन बीकर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका थोड़ा प्रिंसिपल मैं आपको समझाता हूँ, और से सुनिएगा. बेटा क्या हो रहा है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और करंट कैसा है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट. तो जब कॉइल में करंट फ्लो होगा इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमारे पास जो आयरन का बीकर है उसके मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएगी. क्यों बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आयरन के, दे स्टार्ट मूविंग. अब पता है क्या हो रहा है, आयरन जो नीचे इंडक्शन हीटर है उसमें हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव आ रही है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. तो इलेक्ट्रॉन हाफ साइकिल पॉजिटिव पे अगर आगे बढ़ा है तो हाफ साइकिल नेगेटिव पे पीछे आएगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. एंड इस तरह इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूसली डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम पार्ट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिससे ये आयरन की बीकर हीट अप होगी. और बिकॉज बीकर बीइंग हीटेड अप द लिक्विड एक्स स्टार्ट्स हीट अप. पहले बात ना क्या बोला मैंने, कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किया है, कॉइल मैग्नेटाइजेस एंड रिवर्सेस इट्स मैग्नेटिक पोल्स कंटिन्यूअसली. उन मैग्नेटिक पोल के रिवर्सल की वजह से आयरन के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा. ठीक है बेटा, एंड जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, व्हिच इज व्हाई द आयरन बीकर हीट अप एंड हेंस द लिक्विड एक्स हीट्स अप. एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करंट इन द बेस ऑफ द आयरन बीकर. ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत तरीके से समझाया है. चलो इसके बारे में स्टडी करता है. एज करंट फ्लोज इन कॉइल comma it magnetizes and generate its magnetic poles. The magnetic field of coil changes continuously in magnitude. क्यों बेटा, as alternating current is provided. This change the magnetic flux in iron, and according to Faraday law, EMF इंड्यूसेस. वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, अक्टूबर नवंबर का पेपर जो है ना ज़्यादातर रीटेक पेपर कंसीडर किया जाता है, एंड इसका थ्रेशोल्ड, इसका डिफ़िकल्टी लेवल मई जून के मुकाबले में हाई होता है. तो आप देख रहे हैं बड़े अच्छे तगड़े सवाल दिए हुए हैं, सवाल इस पेपर में एग्जामिनर ने, मज़े के सवाल है. ठीक है बेटा, खूब. तो ये हमारे पास 3 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 कलर 3 मार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. The current in the base of the iron beaker causes the base to become hot. The temperature of the liquid at point P just above the base increases. ये कुछ भी बताता रहे, मैंने आपको इस सवाल का सेंट्रल आइडिया बता दिया. जो शुरू में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ना, वही बातें कर रहा है, देखो. ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इंडक्शन हीटर्स का. Figure 5.2 shows the position of point P. Okay. Explain in terms of particle why the density of liquid X decreases as its temperature increases. तो बेटा क्या होगा, मॉलिक्यूल एट द बेस रिसीव हीट. ठीक है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी. ठीक है, एंड पार्टिकल की स्पीड अगर बढ़ रही है हमारे पास, तो बेटा इस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, दे बिकम
less dense, they now need more volume, they become less dense and they rise. ठीक है बेटा, density x decreases as the temperature rises, ये बताना है. तो हम क्या बोलेंगे, as temperature rises, comma, now molecule move faster. Molecules now require more space to move. So volume occupied by molecule increases. Since density is inversely proportional to volume, so density decreases. Volume increase हुई तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई. ब्रैकेट में दिखा भी दिएगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. हमने बताया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल बढ़ गया तो डेंसिटी हमारे पास क्या हो गई, कम हो गई. ठीक है बेटा, परफेक्ट. Decrease in the density of the liquid at point P causes the transfer of thermal energy throughout the liquid. How this happens? Molecule at the base receive heat, become less dense and rises. Cold molecule sink to the bottom. This process continues कब तक? Until thermal equilibrium is established. So molecule at X becomes less dense and rises to top, comma, cold molecules at top sink to the bottom. This keeps on happening. कब तक? Until thermal equilibrium is established. सही है बेटा. And we are done with this question at 8:46. Which means हमारे पास इस सवाल ने ऑल टुगेदर कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया? 10 मिनट. क्योंकि लिखना बहुत था ना, बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन था. आई लाइक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, टेक्स लेस टाइम और हाथ में कम दर्द करते हैं. 8:36 8:46 10 मिनट में हमारा सॉल्यूशन हुआ है. ठीक है बेटा, परफेक्ट. आगे बढ़ते हैं. इब्राहिम तुम्हारा मैसेज मुझे अभी दिखा, टेंशन हो रही है, हाथ ब्लू हो रहे हैं. बेटा हैव सम फेथ, पूरा साल तुमने पढ़ा है और अच्छा पढ़ा है. ठीक है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा. नाउ बेटा, circuit consists of battery of EMF 9 volt, a switch, a resistor P, ammeter, 4 ohm resistor and voltmeter. The circuit diagram is shown. Okay, सब बताया हुआ है. ये रही बैटरी 9 वोल्ट की, ये रहा रेजिस्टर P, एमीटर, वोल्टमीटर, 4 ओम का रेजिस्टर. ओके, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ बेटा क्या बोलता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. One mark. Provided that temperature remains constant. बेटा अब तक आप मेरे साथ मल्टीपल टाइम पास पेपर सॉल्व कर चुके हो. दिस इज आवर 6th आई थिंक ईयरली पास पेपर. तो आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन.
तो मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखा रहा होता हूँ, बट यू आस्क योर सेल्फ एंड यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर कि 2 मार्क एग्जामिनर किस चीज के लिए दे रहा है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करें। ओके, resistor P is a cylinder of length L made from conducting modeling clay. Okay, figure shows resistor P, cylindrical shape है। P has resistance this. Initially switch in the circuit in figure 6.1 is closed. Okay, ये switch close किया हुआ है initially, यानी सर्किट काम कर रहा है। State calculate the reading in on ammeter. ओके, तो रीडिंग ऑन एमीटर, बेटा रेजिस्टर P की रेजिस्टेंस है 8 ओम, P की रेजिस्टेंस है 8 ओम और एमीटर रीडिंग मांग रहा है। बेटा मुझे क्या पता है, आई नो टोटल वोल्टेज, आई कैन फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस, देन आई कैन फाइंड द टोटल करंट। सर्किट सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में हर तरफ करंट सेम रहेगा। सही बेटा, तो हमारे पास क्या है, वोल्टेज टोटल है, रेजिस्टेंस टोटल हम निकाल लेंगे 8 + 4 12 ओम, तो टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल करंट मिल जाएगा जो कि सीरीज सर्किट का है। तो I बराबर हो जाएगा V/R, वोल्टेज टोटल है 9, रेजिस्टेंस टोटल क्या है बेटा 4 + 8 12, 9/12, आई थिंक 0.75 आएगा। यस इट इज। यूनिट लिखे हुए, यू डोंट हैव टू मेंशन द यूनिट। ठीक है बेटा, यूनिट आप लोगों ने नहीं लिखना है, यूनिट लिखे हुए हैं। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली टू रेजिस्टर P। रेजिस्टर P में पावर ट्रांसफर बतानी है, तो पावर ट्रांसफर इन रेजिस्टर P, बेटा पावर हमारे पास होती है करंट इनटू वोल्टेज। सही है, लेकिन रेजिस्टर P का मुझे क्या क्या पता है, मुझे रेजिस्टर P का करंट पता है और रेजिस्टर P की रेजिस्टेंस पता है। तो पावर के टोटल बेटा बहुत सारे फॉर्मूला है, एक पावर का फॉर्मूला है IV, एक पावर का फॉर्मूला है I²R और एक पावर का फॉर्मूला है V²/R। ठीक है बेटा, अभी मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है बेटा ये फॉर्मूला, मुझे इस फॉर्मूला के मुताबिक चीजें पता है। ठीक है बेटा, तो वी डोंट नो आई गेस द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर P। ठीक है बेटा, तो पावर हो जाएगा I²R, करंट ऑफ रेजिस्टर P है 0.75 और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर P है 4। वैसे IV भी आप लगा सकते हो, एंड एक मिनट, करंट ऑफ रेजिस्टर P हमारे पास, अच्छा एमीटर है तो सही है, करंट ऑफ रेजिस्टर P है 0.75 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और रेजिस्टर P की रेजिस्टेंस हमारे पास 8 ओम है, 4 नहीं है 8 ओम है। सही है, 4.5। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आप IV लेकर चलते सही है बेटा, तो आपको वोल्टेज तो नहीं मालूम, तो क्या करते आप, P = IV और वोल्टेज की जगह IR पुट कर देते, देखो वही फॉर्मूला बन गया। या अलग से पहले वोल्टेज निकालते V = IR पे, फिर वो फॉर्मूला में V = IR निकाला, देन P = IV में पुट किया। ठीक है, ये भी कर सकते थे आप। नाउ resistor P is removed from the circuit. The conducting modeling clay from resistor P is reshaped to make a second cylindrical resistor that has the same volume as resistor P but length L/2। अब बेटा बिफोर वी टॉक एनीथिंग, उसने बोला वॉल्यूम सेम है बट लेंथ हाफ हो गई है। तो बेटा वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू लेंथ। तो बेटा अगर हमारे पास लेंथ हाफ हुई है तो एरिया डबल हुआ है। ठीक है बेटा, नाउ अगर वॉल्यूम सेम है, लेंथ हाफ है, तो एरिया डबल होगा, ताकि इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वापस सेम आंसर बिल्डअप हो जाए। अब मेरी बात सुनो, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है बेटा, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अब गौर से सुनना बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे, लेंथ हाफ हुई है तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा।
लेकिन एरिया डबल हो गया, तो एरिया डबल होने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस हाफ होगा। तो ऊपर भी रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हाफ हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस दो मर्तबा हाफ हुआ है। दो मर्तबा हाफ होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू मॉडलिंग क्ले विल नाउ बी क्वार्टर। कह रहे हैं बेटा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रीशेप्ड रेजिस्टर। रीशेप्ड रेजिस्टर की हमें रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं क्या आंसर बनता है हमारे पास। तो हमने क्या बोला, फॉर वॉल्यूम टू बी सेम, v इक्वल्स टू, Recording in progress. हाँ आई गेस आप लोगों के हैंड रेज क्यों हो रहे हैं, ये सिनेरियो समझ में आ गया। अब आप लोगों को आवाज, अब आप लोगों को आवाज आ रही है भाई। हाँ बीच में लिंक डाउन हो गया था, तो अपने नन्हे नन्हे हाथ नीचे कर लें। ठीक है बेटा, चलो मैंने क्या बोला बेटा, फिर दोबारा बता देता हूँ क्या सीन मैंने डिस्कस किया है। इसने मुझे बताया है बेटा कि वॉल्यूम सेम है बट लेंथ हाफ हो गई है। तो बेटा अगर वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, लेंथ हाफ होगी, तो बेटा हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, ताकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो और आंसर सेम रहे। ठीक है बेटा, तो वो लेंथ हाफ हो रही है तो एरिया डबल हो रहा है। हमने बोला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो लेंथ हाफ होगी तो रेजिस्टेंस हाफ होगी। फिर हमने बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया डबल होगा तो अगेन रेजिस्टेंस हाफ होगी। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हाफ हो रही है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हाफ हो रही है, दो मरतबा रेजिस्टेंस हाफ होगी तो रेजिस्टेंस हो जाएगी क्वार्टर पहले के मुकाबले में। तो बेटा वॉल्यूम टू बी सेम, वॉल्यूम हमारे पास होती है ए इंटू एल, लेंथ हाफ हो रही है तो एरिया डबल हो गया। ठीक है बेटा, और हाफ लेंथ कॉमा एरिया डबल, या क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दो इसे। सही बेटा, अब देखो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है बेटा, लेंथ हाफ, तो रेजिस्टेंस हाफ। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया डबल्स तो रेजिस्टेंस हाफ। यानी बेटा रीशेप्ड लेंथ हमारे पास रेजिस्टेंस की क्या होगी, आर होगा हमारे पास क्वार्टर। जब ज़्यादा वर्किंग आ जाए तो आप इस तरीके से बाइसेक्टर बना दिया करें। बेटा पहले रेजिस्टेंस क्या थी, पहले रेजिस्टेंस थी हमारे पास 4, सॉरी, पहले रेजिस्टेंस थी हमारे पास 8 ओम्स। सही बेटा, तो 8 ओम्स का क्वार्टर क्या होगा, 2.0। सही है बेटा, दैट इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। 2.0 ओम्स हमारे पास 8 ओम्स का क्वार्टर होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया 2.0। द रीशेप्ड रेजिस्टर connected to the circuit instead of resistor P. Calculate the new reading of the voltmeter. Show your working. तो बेटा न्यू रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा न्यू रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, आप पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, रीशेप रेजिस्टर कनेक्टेड इन सर्किट इंस्टेड ऑफ पी, न्यू रीडिंग। तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ पी प्लस जो ऊपर वाला रेजिस्टर लगा हुआ था, ऊपर वाले रेजिस्टर को तो हमने चेंज नहीं किया। सही बेटा, ये वही 4 ओम का है, और पी की जगह जो नया रेजिस्टर आया है उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 ओम्स। ठीक है बेटा, तो हमारे पास 6 ओम्स आ रहा है। ठीक है, अब
पहले करंट हमारे पास करंट कितना था? 0.75 था। ओके, और 0.75 था 12 वोल्ट पे। सही है। तो एक काम हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ओके, तो एक काम इस तरह देखो हम कर रहे हैं। बेटा पहले हमारे पास वोल्टेज क्या था? 9 वोल्ट। सेंस हमारे पास V इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी ओवर आई के हिसाब से देखो, तो ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है। 9 वोल्ट पे टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही थी कितनी? 12 ओम। ठीक है। तो अब 6 वोल्ट पे, 6 ओम्स पे, टोटल 6 ओम्स पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी आ रही है बेटा? वोल्टेज कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो V बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 9 × 16/12। 9 × 6/12 सही है। तो देखते हैं क्या आंसर बनता है बेटा। 4.5। ओके, 4.5 ओम्स। बट मुझे लग रहा है ये आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कुछ चीज मिस हो रही है। ये रीशेप्ड रजिस्टर इन द सर्किट इज कनेक्टेड इंस्टेड ऑफ रजिस्टर P। ओके, रीशेप्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस तो हमारी सही है। सही है। कैलकुलेट द न्यू रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ओके 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 बेटा, वोल्ट मीटर तो यहाँ पे लगा हुआ है, टोटल वोल्ट मीटर थोड़ी है। सॉरी, माय बैड। तो बेटा देखें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सुने। हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगा देते हैं यार, सिंपल जिंदगी रखते हैं। वी आउट इक्वल्स टू वी इन। ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टर्स का सम। एक रेजिस्टर हमारे पास क्या है बेटा? 4 ओम का, जिसके क्रॉस हमने वोल्टेज निकालना है। और एक है 2 ओम का, जो नया रेजिस्टर है। और जिस रेजिस्टर के अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालना होता है वो ऊपर प्लेस करते हैं। सही है बेटा। वीन हमारे पास किसके बराबर है? वीन की वैल्यू तो हम जानते हैं, 9 वोल्ट। सही है बेटा। तो 2 × 4 + 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो। सही है। 2 × 9 ÷ 6। ओके, गलती की है यहाँ पे बेटा हम लोगों ने। आंसर तो सही आया है, लेकिन हमें 4 ओम के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो 4 को करना है। ये मैं आपको एक और मरतबा बता दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट। बेटा देखो मैंने क्या किया, फिर दोबारा सुनो। बेटा हमने सबसे पहले क्या किया? फॉर दैट यू ऑल्सो डू नॉट नीड टू फाइंड आउट दिस टोटल रेजिस्टेंस, आप बस पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला माइंड में रखो। ये बेटा पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आउट इक्वल्स टू वी इन। डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टर्स का सम, जिसके अक्रॉस आउटपुट निकालना होता है वो ऊपर। तो वी आउट मुझे निकालना है, वी इन 9 वोल्ट मुझे पता है। सही है बेटा। दोनों रेजिस्टर्स क्या हैं? एक 4 ओम्स का रेजिस्टर है जिसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और एक 2 ओम का रेजिस्टर है जो हमारा रीशेप्ड रेजिस्टर है, जिसके बारे में ऊपर बात की है। सिंस मुझे वोल्ट मीटर 4 ओम के क्रॉस रखा हुआ है, तो मैंने 4 ओम ऊपर पुट किया, तो नीचे आ गया बेटा हमारे पास 4 + 2 6। दैट इज हाउ वी सॉल्व, वी गॉट आवर आंसर। दिस टुक अ बिट टाइम, बट टेक्निकल सवाल था, 10 मार्क का क्वेश्चन था। वी आर डन विद इट। 9:02 and we started this at 46,902, यानी this question cost us 16 minutes, which also include बीच में हमारी क्लास का लिंक डाउन हुआ था। सही है बेटा। तो इसको जज नहीं करिएगा, ये लगभग 10 मिनट में हुआ है, 10 से 12 मिनट में। एंड 10 मार्क का सवाल है, इतना तो डिजर्व ही करता है ये। खैर, आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। Insulating rod is made from plastic and initially uncharged. The rod is rubbed with a cloth and becomes negatively charged. Describe in terms of particles what happens to the rod as it becomes charged. तो क्या बोलेंगे? When both plastic rod
and cloth are rubbed, comma, electrons of cloth jump towards rod. As rod has gained electrons, comma, it becomes negatively charged. सही बेटा? And cloth becomes positively, वैसे पूछा नहीं था ये, चार्ज्ड, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट में इंक्लोज कर रहा हूँ. ठीक है बेटा? तो ये सिर्फ चार्ज रॉड के बारे में बात हुई थी. तो रॉड नेगेटिवली चार्ज ऐसे हो रही है. A light ball has a thin conducting surface. The ball is suspended from the ceiling by an insulating thread. The ball is not charged. The negatively charged rod is brought close to the ball. सही है भाई. Figure 7.1 shows the ball experiences force acting toward the negatively charged rod. Okay. तो बेटा क्या बोल रहे हैं? लाइट बॉल पे थिन कंडक्टिंग सरफेस है, बॉल सस्पेंड हो रही है सीलिंग से इंसुलेटिंग थ्रेड, बॉल चार्ज नहीं है. तो बॉल अगर चार्ज नहीं है तो बेटा बॉल न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. तो अगर दो पॉजिटिव हैं, तीन पॉजिटिव हैं, तो तीन ही नेगेटिव होंगे. ना बेटा वाई दिस इज अट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव भी है, रिपेल भी करना चाहिए. तो इसका मैंने आपको तरीकेकार क्या बताया था? सबसे पहले तो चार्जेस अपने आप को इस तरह रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे. नेगेटिव चार्ज रॉड के करीब सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज रॉड से दूर सारे नेगेटिव चले जाएंगे. फिर हम बताएंगे एज द डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्जेस इज लेस देन लाइक चार्जेस, so force of attraction will be greater than repulsion. सही बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास रिपल्जन से ज्यादा होगी. तो क्या बोल रहे हैं? एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स हाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल. वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिलीवर किया एंड ये पूकी क्वेश्चन पूछ रहा है. तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में क्या फर्क है बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स comma free electrons are present which are not in insulators. सही है भाई? आगे बढ़ते हैं. The conducting surface of the ball contains negative charge particles and positive charge particles. Explain what happens to the negatively charged particles and the positive charge particle as the rod is brought close to the ball. Rod is brought close to the ball. तो हम क्या बोलेंगे? Negative charges move to the right as like charges repel. ठीक है बेटा? ये लॉ है, इसका दूसरा मार्क हो जाएगा. Like charges repel. सही बेटा? This leaves positive charges at left of ball. बेटा पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता. हुआ क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं टूवर्ड्स राइट. सिंस इलेक्ट्रॉन राइट से चले गए बेटा, लेफ्ट पे हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो गया. रुखसार एंड में कोई एन होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या सिनेरियो है? एक्सप्लेन व्हाई रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल इज टूवर्ड्स द रॉड. वो वाली बात. एज द डिस्टेंस between unlike charges is less
So force of attraction is greater than repulsion. सही बेटा. We did this question at 9:09, so we are back on track. 9:09, 7 मिनट में हमने सवाल सॉल्व किया है. Question number 8, which seems to be like a question of nuclear physics. Nuclide notation for radioactive isotope of radon is this: atoms of radon decay by the emission of alpha particle. Describe how the composition of atom of radon differ from that of atom of radon 22. तो बेटा डिफर पूछा है तो हम स्पेसिफिकली बताएंगे. रेडॉन 224 has 2 more neutrons than radon 22. 222, क्योंकि आइसोटोप है ना बेटा, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर. सही है बेटा. तो डिफरेंट न्यूट्रॉन है हमारे पास, और कितने डिफरेंट न्यूट्रॉन है हमारे पास? 2 डिफरेंट न्यूट्रॉन है. सही बेटा. या हम यहाँ पे से ब्रेक डाउन करके भी बता सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है. दिस इज स्मार्ट वर्किंग. नाउ बेटा, रेडॉन 222 decays to the isotope of polonium. Complete the nuclide equation for the decay. बेटा अल्फा का प्रोटॉन नंबर होता है 2, न्यूक्लियॉन नंबर होता है 4. जब रेडॉन 86 में से 2 प्रोटॉन चले गए, अल्फा ले गया, तो बचे कितने? 84. एंड 222 222 न्यूक्लियॉन में से 4 न्यूक्लियॉन अल्फा ले गया, बचे कितने? 218. सही बेटा. ओके, सो दिस इज हाउ बेटा हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. 3 कलर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं, तो 3 मार्क्स. नाउ बेटा, radon is used in alpha particle scattering experiment. Beam of alpha particles from radon 222 hitting a very thin slice of gold, okay, in vacuum. Alpha particle detector is moved around in the vicinity of the gold sheet. Two positions of detector J and K are shown. ये J और K दो पोजीशन दिखाई गई हैं. बेटा मैक्सिमम डिटेक्शन कहाँ होगी? K पे. Why? क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट. Why? न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली एम्प्टी, सॉरी एटम इज एक्सट्रीमली एम्प्टी. न्यूक्लियस बहुत छोटा है एटम के साइज के मुकाबले में. डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द डिटेक्टर इज पोजीशनड एट J एंड व्हेन इट इज पोजीशनड एट K. तो हम क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर J पे क्या होगा? काउंट रेट एट J काउंट रेट एट, पहले K का लिख लेते हैं. काउंट, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा सीधे निकल जाएंगे. काउंट एट K is very large as maximum alpha passed straight because nucleus is very small. ठीक है बेटा. इसकी बात करते हैं आप काउंट एट J की. काउंट एट J is very small as few electrons, few alpha are repelled by positively charged nucleus. ठीक है बेटा, ये हमारे पास सिनेरियो हो जाएगा. फ्यू अल्फा आर रिपेल्ड के बजाय लिख दो फ्यू अल्फा आर डिफ्लेक्टेड.
by nucleus. पॉजिटिव वर्ड यूज ना करो बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट उस वक्त तक हमारे पास चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ भी था. दैट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव आंसर. नाउ बेटा व्हाट हैपेंस, सॉरी, व्हाट दीज ऑब्जर्वेशन शो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्ड एटम. ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बता रही है गोल्ड एटम के बारे में? तो क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमम चार्ज of atom is concentrated at the center. सही बेटा. Size of atom is very large as compared to nucleus. सही बेटा. Yeah, atom contains huge spaces. Atom is highly empty. ये भी लिख सकते हो. Atom is highly empty. ठीक है बेटा. We did this question at 9:15. 6 मिनट में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है. 9:09 से 9:15, 6 मिनट. ओके, 9:15 पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सवाल which maybe is the last question, क्योंकि लास्ट स्पेस फिजिक्स होता है. An object moves through space and is a large distance from any object. There are no external forces acting on the object. Describe two features of the motion of the object that are the consequence of Newton's first law of motion. बेटा कौन सी दो चीजें हैं जो न्यूक्लियस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करवा रही है? तो पहला तो बेटा दैट मोशन शुड बी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं है. ठीक है. एंड इट शुड बी मूविंग इन स्ट्रेट. सही है बेटा. ऑब्जेक्ट moves with uniform speed. Object moves in a straight line. That's what Newton's first law of motion tells. Okay, beta. Planet X and Venus are two planets in the solar system. Figure 9.1 shows orbit of Venus and orbit of planet X. Both orbits are approximately circular. Elliptical होते हैं, approximately circular बोल रहा है. ठीक है बेटा. और बीच में हमारे पास सूरज दिखाया हुआ है. क्या कह रहे हैं? Venus experiences external force as it orbits the sun. सही है. Venus को कोई external force मिल रही है as it orbits the sun. ठीक है बेटा. State why force must act on Venus to keep it following approximately circular path. तो बेटा क्या होगा जब वीनस हमारे पास ऑर्बिट करेगा? तो बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वीनस इज हियर. यहाँ होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वीनस इज हियर. यहाँ होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वीनस इज हियर. Since the direction of velocity of Venus is changing, this will cause acceleration. And that acceleration, according to uniform circular motion, will be directed towards the center of the circle. ठीक है बेटा. तो why a force? तो क्या बोलेंगे? As direction of velocity of Venus changes, comma, this causes acceleration and force towards the center of circle. सही है बेटा. State what causes
this force and state the direction of this force. Okay, तो आई गेस ये वाली बात हम लोगों ने नीचे ऊपर बेहतर मेंशन कर दी है। तो ये फोर्स कौन क्रिएट करवा है, कौन कॉज करवा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ऊपर इसे सेंटर ऑफ द सर्कल फोर्स बोला है, उसका कॉज नहीं बताया। सही है, अच्छी बात है। तो कॉज क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ठीक है। एंड बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या है बेटा? डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ठीक है बेटा। एंड डायरेक्शन क्या होगी बेटा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सन। ठीक है बेटा, आसान सवाल था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी? सन की। 2 मार्क ऊपर मिल गए आपको। ठीक है बेटा। और हमारे पास सिनेरियो क्या हो रहा है बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन, तीसरा मार्क है। ओके बेटा, एवरेज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ वीनस इज दिस। ऑर्बिटल रेडियस गिवन है हमें। Venus take this much hour to complete one orbit. Orbital period given है हमें। Calculate the orbital speed of the Venus. सही है भाई। तो V equals to 2 pi r over capital T orbital period, orbital speed का फॉर्मूला होता है 1.1 exponent 11 डिवाइड बाय आवर्स में। सही है बेटा। लेकिन हमें आंसर मीटर पर सेकंड में देना है, तो 5400 मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। सही है बेटा। तो क्या आंसर बनेगा बेटा? देखते हैं। काफ़ी टाइम के बाद कैलकुलेशन बेस्ड वर्किंग आई है। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.1 एक्सपोनेंट 11। ठीक है, इसको डिवाइड करवा दें बेटा। 5400 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 35557। ओके, 35557.61 बेटा, ये हो जाएगा 36 1 2 3,000 मीटर पर सेकंड। तो या तो आप 36,000 पूरा लिख दें, या फिर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 3.6 एक्सपोनेंट 4। ठीक है बेटा, बात दोनों ठीक है। चले बेटा, प्लैनेट एक्स क्लोजर टू सन देन वीनस। सही है, दिखाई दे रहा है प्लैनेट एक्स हमारे पास सूरज के ज्यादा करीब है वीनस के मुकाबले में। ठीक है बेटा, कहाँ गया? ये रहा बेटा। वीनस से पहले हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है? नेम द प्लैनेट एक्स। मर्क्यूरी। ठीक है बेटा। और क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टेट हाउ ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द सन कंपेयर विद द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ वीनस। बेटा मरकरी सन के करीब है, तो मरकरी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, तो ऑर्बिटल स्पीड ग्रेटर देन वीनस होगी एज इट्स क्लोज। अच्छा, स्टेट बोला है, स्टेट हाउ ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है बेटा, तो बस एक्सप्लेन ना करो। वैसे मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ग्रेटर देन वीनस होगी क्योंकि मरकरी सन के करीब है, मरकरी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रही है। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 9:22। एंड बिफोर वी इवन स्टार्टेड दिस पेपर, मैंने आपको क्या बताया था मेरा बच्चा? मैंने आपको बताया था हमें इसको सॉल्व करने में लगभग 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। ठीक है बेटा, we started our paper at when? We started our paper at 8:05 and this is 8:23। तो 1 घंटा 18 मिनट। सही है बेटा, पेपर इज डन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, या आप कहते हैं तो दूसरी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं Q&A के लिए। ठीक है बेटा।